हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई आप सभी। तो जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु की आज फर्स्ट क्लास अपने पास है। तो आज फर्स्ट क्लास बच्चों हम डिस्कस करते हैं और आज हम पढ़ेंगे बच्चों अल्फा कण परकीड़न प्रयोग। हालांकि बच्चों यहाँ एनसीईआरटी में हमें थॉमसन का परमाणु मॉडल पहले दिया हुआ है, लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के साथ ही हम थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। बच्चों अल्फा कण परकीड़न जो प्रयोग थे, अल्फा कण परकीड़न प्रयोग को करने वाले साइंटिस्ट थे बच्चों रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने बच्चों 1905 के अंदर ही ये प्रयोग कर दिया था, लेकिन इस प्रयोग को वापस से ही अपने स्टूडेंट के साथ में, यानी इन्होंने 1911 में बच्चों अपने स्टूडेंट से, इनके दो स्टूडेंट्स थे बच्चों, एस गीगर या गाइगर और मार्स डेन, इन्होंने यह 1911 में इन दोनों से वापस से एक्सपेरिमेंट करवाया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग है बच्चों, जिसमें सीधे ही स्वर्ण पन्नी का उपयोग करके अल्फा कणों की बौछार की गई, तो ये सीधा ही सेटअप तैयार नहीं हुआ था। इस सेटअप को तैयार करने के लिए, इस प्रयोग के सेटअप को तैयार करने के लिए रदरफोर्ड 1905 में पहले ही ये प्रयोग कर चुके थे, लेकिन इसको वो 100% वेरीफाई करना चाहते थे और अपने स्टूडेंट से एन.एस. मार्सडेन और जो एच गीगर थे, गाइगर जिसको कहते हैं, उनसे ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने वापस से करवाया। तो आज हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और हम परमाणु की संरचना के बारे में जानने की आज कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों रदरफोर्ड का अल्फा कण परकीड़न के अलावा, क्योंकि रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया तो 1911 में जब ये प्रयोग हो चुका था, एच गीगर मार्सडेन के द्वारा भी पूरा हो चुका था, तो कुछ कमियां इस प्रयोग की रह गई। उन कमियों को पूरा करने के लिए 1913 तक, यानी 2 साल तक, जो नील्स बोहर थे, उन्होंने वापस से इस प्रयोग पर स्टडी स्टार्ट किया। फिर एक अपना परमाणु का कुछ जो कंक्लूजन है वो उन्होंने दिया। तो हम इस चैप्टर में मेनली रदरफोर्ड का और बोर के परमाणु मॉडल का कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों चलो अब स्टार्ट करते हैं अल्फा कण परकीड़न प्रयोग। अब अल्फा कण परकीड़न प्रयोग में सबसे पहले हमें ये पता है कि बच्चों हमें अल्फा कण लेने पड़ेंगे, और अल्फा कण लेने के लिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक पीबी बॉक्स का इन्होंने यूज किया। किसका बॉक्स है बच्चों? पीबी आप जानते हैं बच्चों, लेड होता है, शीशा होता है। पीबी बॉक्स का इन्होंने यूज किया। इसमें इन्होंने क्या किया बच्चों, एक यहाँ अल्फा कणों के स्रोत के रूप में, अल्फा कणों के स्रोत के रूप में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया। किसका उपयोग किया बच्चों? इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज किया। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो अल्फा कणों के स्रोत के रूप में काम लिया गया, क्योंकि बच्चों आपको अल्फा कण चाहिए, अल्फा कणों के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का यह यूज किया गया। और यह रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में इन्होंने बिस्मथ का इन्होंने यूज किया। किसका यूज किया बच्चों? बिस्मथ का इन्होंने यूज किया। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? जिनसे अल्फा बीटा गामा का स्वतः ही उत्सर्जन होता है। तो इसमें से भी ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया गया जहां से अपने पास में अल्फा कण उत्सर्जित हो सकते हैं। तो यह इन्होंने बच्चों क्या, बिस्मथ का इन्होंने यूज किया। बच्चों यहाँ से जो अल्फा कण निकलते हैं, यहाँ से जो अल्फा कण निकलते हैं, उन अल्फा कणों की ऊर्जा लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है बच्चों? एक मिनट, लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन, कई बार 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिखी जाती है। तो यह इन्होंने अल्फा कण का जो स्रोत है उसके रूप में बिस्मथ का यूज किया। अब यहाँ से अल्फा कण निकलेंगे भाई, ठीक है, और अल्फा कण निकलेंगे तो उनकी ऊर्जा हमने बता दी कि न्यूनतम 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
तो 7.7 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफी ज्यादा ऊर्जा है। यानी यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उनका वेग अधिक रहेगा। अब बच्चों ये अल्फा कण क्या होंगे, सभी दिशाओं में क्या होंगे, फैलेंगे। सभी दिशाओं में हमें नहीं फैलाना इनको, हमें इनको एक पुंज के रूप में लेना है, हमें इनको एक पुंज के रूप में लेना है। तो हम इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, लेड की ईंटों का यानी ब्रिक्स का यूज करते हैं। यहां हम लेड की ब्रिक्स का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। ये लेड की ईंटें आपके पास है, पीबी की ईंटों का यूज किया गया है। तो देखो यहां भी पीबी इसलिए लिया गया है क्योंकि अल्फा कण ऐसे निकलेंगे और इन अल्फा कणों को ये अवशोषित कर लेंगे। यानी ये पीबी की जो अपने पास ईंटें हैं या पीबी का जो अपने पास ब्रिक्स है या इनका यूज किया जाता है, ये अल्फा कणों का कोलिमेट कर देते हैं बच्चों, एक ही डायरेक्शन में ये कर देते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं अल्फा कणों को और अल्फा कणों का एक पुंज तैयार कर देते हैं। तो यहां से अल्फा कणों का बच्चों एक पुंज तैयार हो जाता है, अल्फा कणों का संकीर्ण पुंज तैयार हो जाता है। बड़ा मजा आने वाला बच्चों आज इस प्रयोग के अंदर। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का जो सफर है आज हम पूरा कर लेंगे, लेकिन इस सफर के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे रखा, फिर हम इसके प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन रिजल्ट यानी परिणाम हम देखेंगे बच्चों। तो पहले हम इसका सेटअप देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये बड़ा सोचा समझा गया था। 1905 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, 1911 में इन्होंने अपने स्टूडेंट से करवाया। हालांकि इनके स्टूडेंट थे तो इनके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री नहीं थी, इसलिए आज भी प्रयोग रदरफोर्ड के नाम से ही जाना जाता है। तो ये इसके आगे बच्चों एक स्वर्ण पन्नी का इन्होंने यूज किया, ये इसके आगे इन्होंने एक स्वर्ण पन्नी लगाई क्योंकि वो अल्फा कणों का आपतन या अल्फा कणों की बौछार, अल्फा कणों का बम्बार्ड वो इस स्वर्ण पन्नी पर आपतित करवाना चाहते थे। इसका लगभग जो आकार है बच्चों वो 10⁻⁻7 या अप्रोक्सीमेट जो इसका आकार होता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ मीटर का होता। तो देखो बहुत ही पतली स्वर्ण पन्नी का उपयोग किया गया, यानी इसमें केवल और केवल एक ही पतली परत होती है, एक ही पतली परत होती है, इसमें कोई दूसरी परत नहीं होती है। भाई स्वर्ण पन्नी का उपयोग क्यों किया गया सर? क्योंकि बच्चों स्वर्ण पन्नी में दो खास बात होती है। एक तो इससे गुजरने वाले अल्फा कणों की प्रायिकता ज्यादा होती है। पहला क्या बोला बच्चों? इससे गुजरने वाले अल्फा कणों की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा इसके अंदर बच्चों बीटन तन्यता की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तन्यता बोलते शायद, तन्यता का मतलब इसको जितना ज्यादा आप पीटेंगे उतना ही ज्यादा इसकी परत पतली होती जाएगी। इसके आगे बच्चों फिर एक ZNS के पर्दे का उपयोग किया गया, ZNS जिंक सल्फाइड। किसका उपयोग किया गया बच्चों? जिंक सल्फाइड का इन्होंने यूज किया। अब ये जो जिंक सल्फाइड का जो बच्चों ये पर्दा होता है, जो स्क्रीन होता है, वो पूरा 0 से 180 डिग्री तक, 0 से 180 डिग्री तक पूरा इस तरीके से रहता है, यहां तक रहता है पूरा। एनसीईआरटी में देख सकते हैं, थोड़ा 3D का डायग्राम बनाकर उन्होंने समझाने की कोशिश भी की है कि पूरा इस तरीके से रहता है। सर ZNS के पर्दे का उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि ZNS का जो पर्दा होता है बच्चों फोटो सेंसिटिव होता है, वो फोटो सेंसिटिव होता है, यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहता है। जैसे ही अल्फा कण यहाँ पर आते हैं तो बच्चों ये अल्फा कणों की क्या उत्पन्न कर देता है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर देता है। प्रतिदीप्ति का मतलब अल्फा कण जैसे ही इस स्वर्ण पन्नी पर टकराते हैं तो स्वर्ण पन्नी पर थोड़ी सी लाइट फ्लैश होती है, चमक उत्पन्न होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अल्फा कण कहां पर आकर टकराया है। अच्छा सर, इस प्रयोग में क्या किया जाता है? इस प्रयोग में क्या किया गया बच्चों? अल्फा कण गए, अल्फा कणों को, बहुत सारे अल्फा कणों को स्वर्ण पन्नी पर आपतित करवाया गया और उनका क्या देखा गया बच्चों? प्रकीर्णन देखा गया। अल्फा कण क्या हो गए बच्चों? फैले।
अल्फा कण फैले, कुछ अल्फा कण सीधे गए, कितने कोण से गए हमें नहीं पता। अभी मैं मान लेता हूं कि बच्चों एक अल्फा कण यहाँ कितने कोण से जा रहा है, थीटा कोण से जा रहा है, तो ये परकीनन कोण होगा इसका। अब बच्चों ये अल्फा कण जो होंगे यहां टकरा रहा मान लो, तो यह क्या करेगा बच्चों, चमक उत्पन्न करेगा, ठीक है, यह चमक। लेकिन बच्चों ये चमक इतनी खतरनाक वाली नहीं होती कि आप अपनी खुली आंखों से देख सके, इसलिए यह संसूचक के रूप में, यानी इसका डिटेक्शन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया गया। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। इस प्रयोग में क्या देखा गया बच्चों, इस प्रयोग में देखा गया कि यहां से इन्होंने अल्फा कण लेकर इस स्वर्ण पन्नी पर उनको क्या करवाया, बौछार करवाई गई, और बौछार करवाने के बाद में अल्फा कणों की संख्या का परिकीर्णन उन्होंने देखा कि कितने अल्फा कण कितने कोणों से परिकीर्णित हो रहे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने अल्फा कणों के परिकीर्णन के आधार पर ही उन्होंने परमाणु की संरचना को बताया। अब यानी मेन इसमें क्या देखा गया बच्चों, मेन इसमें देखा गया अल्फा कणों का परिकीर्णन कैसे हो रहा था। जैसा आपने पढ़ा होगा कि अधिकतर छोटी क्लासों में भी ये आता है कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण को क्या होगा, विक्षेपित होगी। तो इस तरीके से इन्होंने परिकीर्णन देखा, और परिकीर्णन के बेसिस पर ही ये सारी चीजें रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु की व्याख्या करने में थोड़ा बहुत सफल रहा। थोड़ा बहुत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी कमियां भी रह गई। तो अब हम देखते हैं, तो फटाफट से एक्सपेरिमेंटल डायग्राम आप बनाना चाहे तो बच्चों बना लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इनका क्या प्रेक्षण इनसे निकला। तो देखते हैं बच्चों क्या प्रेक्षण इन्होंने लिए या क्या प्रेक्षण इन्होंने प्राप्त हुए, ठीक है। कि बच्चों प्रेक्षण को हम एक ग्राफ से भी यहां बताने वाले हैं, और ग्राफ यहां बना रहे हैं हम परिकीर्णन कोण थीटा एवं अल्फा कणों की संख्या, संसूचित अल्फा कणों की संख्या n में हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब हम चलो नॉर्मली अभी उसकी बात नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने किस तरीके से प्रेक्षण किया, उस प्रेक्षण के बेसिस पे इन्होंने किस तरीके से ग्राफ तैयार किया, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने बहुत सारे अल्फा कण लिए, नंबर हम नहीं बता रहे क्योंकि अलग अलग नंबर पर अलग अलग कॉन्सेप्ट तैयार होता है, लेकिन इन्होंने परसेंटेज में वो चीजें बताई। इन्होंने बहुत सारे अल्फा कण लेकर जब स्वर्ण पन्नी प्राप्त करवाए तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चों लगभग 99.86 99.86 अल्फा पार्टिकल अपने पथ से विचलित हुए बिना, अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे गुजर गए, यानी वहां परिकीर्णन कोण कितना डिग्री का प्राप्त हुआ बच्चों, 0 डिग्री का प्राप्त हुआ। हम बात करें नॉर्मली कि जैसे परमाणु की हम बात करते हैं, ये परमाणु अपने पास है, हालांकि हम परमाणु के बारे में अभी तो जानने लगे लेकिन पहले नहीं पता था, और हमें पता है कि परमाणु के केंद्र में सारा धनावेश व्यवस्थित रहता है। तो इन्होंने भी वही चीजें देखी कि परमाणु में जैसे अल्फा कण आए तो अल्फा कण अधिकतर अल्फा कण क्या हो गए बच्चों, अपने पथ से बिना विचलित हुए क्या हो गए बच्चों, सीधे गुजर गए। इस तरीके से अपने पद से बिना विचलित हुए क्या हो गए, सीधे गुजर गए। अब हालांकि हम इसका रिजल्ट तो जानते हैं, लेकिन अभी मैं बच्चों में रिजल्ट का डिस्कशन नहीं कर रहा, हम रिजल्ट का डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हम प्रेक्षण का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अधिकतर अल्फा कण अपने पद से विचलित हुए बिना सीधे गुजर गए, तो उन्होंने फिर कहीं ना कहीं तो उनका रिजल्ट दिमाग में क्या रहा होगा और क्या रिजल्ट आया होगा, हम अब ये भी जानते हैं कि यदि अधिकतर अल्फा कण सीधे गुजर रहे हैं, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है बच्चों, खोखला है, एम्प्टी स्पेस है। कैसा बताया इन्होंने, परमाणु का अधिकतर भाग, मैक्सिमम भाग इन्होंने क्या बताया बच्चों, देखो 99.86 लगभग पूरे ही हो गए भाई, इतने अल्फा कण अपने पद से विचलित हुए बिना सीधे गुजर गए। दूसरी बात हम बात करें किस चीज की, देखो बच्चों मेजोरिटी में
ये जो एच गीगर और ये जो अपने पास में मार्सडेन थे वो बड़ा अफसोस कर रहे थे कि रदरफोर्ड साहब, हमारे प्रोफेसर साहब हमसे ये क्यों एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, अरे अधिकतर अल्फा कण तो सीधे निकल गए, इससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर अपने पास मेन बात आने वाली है। यानी वो इतना तो समझ चुके थे, क्योंकि बच्चों अल्फा कण कैसे होते हैं, अल्फा कण कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और अधिकतर अल्फा कण सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव जो वाला भाग है वो यहाँ अधिकतर भाग में नहीं है। थॉमसन क्या बता रहे थे, देखो थॉमसन भी देख लेते साथ के साथ। थॉमसन क्या बता रहे थे, थॉमसन ये कहना चाह रहे थे जैसे तरबूज देखा है, तरबूज में क्या होता है बच्चों, रेड वाला जो पोर्शन होता है, ये रेड वाला पोर्शन है, चलो रेड वाला बना ही देते हैं, रेड 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 रेड, ठीक है, ये जो रेड वाला पोर्शन है तरबूज के जैसा, ठीक है, ये सारा उन्होंने कैसा चार्ज माना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज माना, ये सारा पॉजिटिव माना। और इसमें नेगेटिव जैसे उसमें बीज होते हैं उस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव चार्जेस का बताया, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, ऐसा थॉमसन का। तो क्या सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहता है क्या, वही नहीं रहता है, ये रदरफोर्ड बता दिए थे कि सारा भाग में पॉजिटिव चार्ज आ रहा, पॉजिटिव चार्ज में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, अर्थात उन्होंने सारा भाग एम्प्टी स्पेस बताया, और उस एम्प्टी स्पेस में कोई पॉजिटिव चार्ज रह ही नहीं सकता है। यदि वो रहता तो अल्फा कणों को प्रतिकर्षण के कारण क्या करता बच्चों, विक्षेपित करता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने आइडिया तो लगा लिया था कि अधिकतर यदि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अधिकतर यह परमाणु का भाग खोखला होता है। और अब मैं साथ के साथ बच्चों ये परिणाम भी बोलता हुआ जाता हूं। तो इससे इन्होंने क्या परिणाम निकाला, इससे इन्होंने परिणाम निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो खोखला होता है या तो खाली होता है, या इनमें जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, जिन्हें बाद में क्या नाम दिया गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, यानी ये बात थॉमसन की गलत साबित कर चुके थे यहीं पर, कि थॉमसन क्या बता रहे थे, सारा धनावेश कहाँ रहता है, वही विपरीत है, पूरे परमाणु में रहता नहीं, रहता तो यहाँ अल्फा कणों का विक्षेपित होता। दूसरा, केवल और केवल कितना बचा बच्चों, 0.14% अल्फा कण, केवल और केवल 0.14% अल्फा कण यहाँ पास में आए, नाभिक के पास में आए, और अपने पद से क्या हो गए बच्चों, विचलित हो गए। अपने पद से क्या हो गए, वो विचलित हो गए। क्यों भाई, क्यों विचलित हुए, क्यों विचलित हुए, क्योंकि बच्चों अल्फा कण कैसा आवेश रखता है, धनावेश, और अल्फा कण धनावेश रखता है, धनावेश के पास जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। उसी प्रतिकर्षण के कारण यानी 0.14% अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, और उनका जो थीटा है वो 1 डिग्री से क्या हुआ बच्चों, अधिक प्राप्त हुआ, 1 डिग्री से अधिक प्राप्त हुआ, यानी विक्षेपित हुए हैं। और विक्षेपित क्यों हुए, उसका क्या कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिकर्षण हुआ है, और वो प्रतिकर्षण बहुत कम भाग में हुआ है। यानी उन्होंने ये आइडिया लगा लिया था कि इसका जो परिणाम क्या निकला, इससे परिणाम निकला कि धनावेश अत्यंत छोटे भाग में व्यवस्थित रहता है, धनावेशित भाग अत्यंत क्या होता है बच्चों, इसका छोटा होता है। धनावेश इसका, यानी धनावेश जहां व्यवस्थित रहता है, पूरे परमाणु में धनावेश रहता है, बहुत छोटे भाग में धनावेश रहता है। ये कमरा, इस कमरे में एक सुई रख दो, उस सुई के में भी क्या, नोक, इस कमरे में, कमरा क्या है, परमाणु है, उस परमाणु में मतलब इस कमरे के परमाणु में आप क्या कर दे बच्चों, एक सुई रख दे, सुई का जो नोक है वो क्या है, नाभिक का है, यानी सारा धनावेश नाभिक में रहता है, हमें पता है। तो उस छोटे से भाग को, उन नोक वाले भाग को इन्होंने क्या कहा कि वहां धनावेश रहता है, यानी बहुत छोटा भाग इन्होंने क्या बताया कि धनावेश का यहाँ उपस्थित रहता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आप तीसरा, 8000 अल्फा कणों में से, कितने में से बच्चों, 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, केवल एक अल्फा कण का जो प्रकीर्णन कोण है बच्चों वो 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री ये स्वर्ण पन्नी है तो 90 डिग्री ये सीधा जाएगा 0 डिग्री, ऐसे कोई ना कोई थीटा ऐसा आया, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। यानी ये एक अल्फा कण यहां आ रहा है अपने पास में, एक अल्फा कण बिल्कुल पास आया और
कितने कोण से बच्चों ये थीटा या 90 डिग्री के कोण से अधिक क्या हुआ, विक्षेपित हो गए। ये इस तरीके से विक्षेपित हो रहे, ये कितने कोण से विक्षेपित हो रहे, थीटा कोण से विक्षेपित हो रहे, जिसका मान 1 डिग्री से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जिसका मान 1 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। और 8000 अल्फा कोणों में से, कितने में से बच्चों, 8000 अल्फा कोणों में से केवल और केवल एक अल्फा कोण हमने पथ यानी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से ज्यादा परिकिरण कोण से आए। तो फिर उन्होंने कह दिया, फिर उनकी बात परफेक्टली दिमाग में बैठ गई, यहाँ धनावेश होता है भाई, और धनावेश बहुत छोटे भाग में रहता है। जो हमें पता है किसके रूप में रहता है बच्चों, प्रोटॉन के रूप में होता है। तो प्रोटॉन के रूप में जो धनावेश होता है अत्यंत छोटे भाग में क्या रहता है बच्चों, प्रेजेंट रहता है। उस छोटे भाग को उन्होंने बाद में क्या नाम दिया बच्चों, नाभिक नाम दिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, धनावेश होता है। तो ये बात यहाँ तक है। अब चौथे पॉइंट में देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, लगभग 10⁶ अल्फा कणों में से बच्चों, कितने में से, सर अभी तो ग्राफ बना ही नहीं रहे भैया, ग्राफ नहीं बनाएंगे अभी तो ये बातें समझेंगे भाई, निष्कर्ष परिणाम दोनों साथ साथ चल रहे अपने पास। लगभग 10⁶, 10 लाख, 1 मिलियन अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण, केवल और केवल एक अल्फा कण ये गया, ये और ये वापस आ गया। कितने में से बच्चों, 10⁶ अल्फा कणों में से। 10⁶ अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, एक अल्फा कण अपने पथ पर, कौन से पथ पर, ये ऐसे लिख दो, थीटा बराबर 180 डिग्री के कोण से क्या आया, वापस रिटर्न आया। परिकिरण कोण 180 डिग्री आया। देखो 10⁶, 10 लाख अल्फा कणों में से, 10 लाख अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने पथ को लौटा। तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि वास्तव में यह तो धनावेश अत्यंत छोटे भाग में है, और उस अत्यंत छोटे भाग को इन्होंने क्या नाम दिया बच्चों, नाभिक नाम दिया। और इस नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसका आकलन करना, नाभिक के साइज का आकलन करना भी हम आपको सिखाएंगे भी। इन्होंने आकलन करके इस चीज को बताए भी कि इसका नाभिक का आकार लगभग 10⁻15 मीटर होता है। और परमाणु का जो इसका आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है बच्चों, वो 10⁻10 मीटर होता है। यानी नाभिक का आकार जो होता है बच्चों, परमाणु के आकार की तुलना में 1 लाख गुना, नाभिक का आकार नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में 1 लाख गुना छोटा होता है, 10⁵ गुना छोटा होता है। अर्थात परमाणु जो होता है बच्चों, परमाणु जो होता है वो 1 लाख गुना क्या होता है, बड़ा होता है। किसकी साइज की तुलना में बच्चों, तो यहाँ ये नाभिक के साइज की तुलना में परमाणु बड़ा होता है। ये बात ये बता चुके थे, ये बात इनके यहाँ तक समझ में आ चुकी थी। अब हम बात करते हैं इनके 5वें रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये नोट कर लिया, नोट साथ ही साथ कर रहे होंगे आप। देखो भाई इन्होंने क्या रिजल्ट 5वां बताया, 5th रिजल्ट इन्होंने क्या कहा, क्या परिणाम इनके पास रहा भाई, चलो देखते हैं। इन्होंने फिर ये बताया कि बच्चों इसके अराउंड में नाभिक के चारों ओर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाभिक जो इन्होंने बताया, उस नाभिक में जो धनावेश इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि इस नाभिक के चारों ओर कौन रहते हैं, ये नाभिक के चारों ओर ये धनावेश इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहते हैं, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव आवेश, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव आवेश, और दोनों के मध्य क्या लगेगा बच्चों, कूलाम का बल लगेगा, आकर्षण का कूलाम बल लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाने से कौन सा बल आएगा बच्चों, अभिकेंद्रीय बल आएगा। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो इस कूलाम बल को क्या कर देता है बच्चों, बैलेंस कर देता है, संतुलित कर देता है। तो लगातार इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर ही रहता है, चारों ओर ही बना रहता है, लेकिन कभी भी नाभिक में नहीं गिरता। हालांकि इस चीज को 100% तो नहीं बता पाए थे, लेकिन इस वजह से इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ इन्होंने बताए। कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, कैसे लगाता है, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, ये नील्स बोर ने बताया था। 6 हम बात करें। अब हम ग्राफ पर आते हैं बच्चों। वैसे तो ग्राफ जो है बच्चों प्रेक्षण से नहीं बनाया इन्होंने। जैसे मैं मान लेता हूँ कि अल्फा कणों की संख्या ये 10⁻1 हो गया, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 5, ये 6,
ये कोण 180 देखते हैं तो मान लो 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, ऐसे 180 डिग्री तक है, ठीक है। लेकिन बच्चों इन्होंने जो अल्फा कणों की संख्या संसूचित जो जेड के पर्दे पर टकरा रहे थे उन अल्फा कणों की संख्या और प्रकीर्णन कोण में जो संबंध बताया वो इससे नहीं बताया, इन्होंने एक फॉर्मूले से तैयार किया। वो फॉर्मूला होता है बच्चों kZd² बटा साइन की घात 4 और θ/2। ये इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और इस फॉर्मूले के बेसिस पे इन्होंने ग्राफ बनाया, ठीक है। वो बेसिस पे कैसे बनाया इन्होंने वो डिस्कशन अपने पास नहीं है भाई। तो यह θn कौन है बच्चों? संसूचित अल्फा कणों की संख्या है, अल्फा कणों की संख्या है, और यह थीटा क्या है? प्रकीर्णन कोण है। थीटा क्या है? प्रकीर्णन कोण है। तो देखो एक बात, अब यहां ये इस प्रेक्षण में एक बात देखो, जो n जो है अल्फा कणों की संख्या कहीं ना कहीं z पे निर्भर कर रही है, और z यह क्या होता है अपने पास बच्चों? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। यानी मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था, रदरफोर्ड ने ऐसा थोड़ी ना कि सीधे ही स्वर्ण पन्नी ले लिया था। रदरफोर्ड ने बहुत सारे परमाणु का बच्चों उपयोग किया था और उन्हीं परमाणु के आधार पर वो बताना चाह रहे थे कि अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग परमाणु में अलग अलग होता है। यानी इन प्रकीर्णित अल्फा कणों की जो संख्या होती है बच्चों वो परमाणु क्रमांक पर भी निर्भर करती है। अर्थात आप स्वर्ण पन्नी की जगह यदि दूसरे प्रकार के पदार्थ यानी परमाणु का यूज करेंगे तो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या और थीटा में आपको अलग से थोड़ा सा रिलेशन दिखाई देगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको अलग दिखाई दे सकते हैं। यानी ये जैसे जो नंबर हमने बताया कि 99.86 अल्फा पार्टिकल सीधे गुजरे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इनमें वेरिएशन आ जाए, ठीक है। दूसरी बात वो ये बताना चाह रहे थे कि बच्चों ये जो नाभिक होता है, नाभिक मतलब ये जो धनावेश होता है जो नाभिक में रहता है वो फिक्स नहीं होता। नाभिक में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आवेश फिक्स रहता, आवेश परिवर्तित होता है। तो यह बात हम भी जानते हैं बच्चों, ये बात हम जानते हैं कि जैसे मान लो इसमें 2 प्रोटॉन है तो आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आवेश क्या होता है? नाभिक आवेश क्या होता है बच्चों? जेड ही होता है। तो ये बात ये बता भी चुके थे कि इस नाभिक का द्रव्यमान इस नाभिक का द्रव्यमान, हाँ आवेश भी है, तो इस नाभिक का द्रव्यमान और आवेश फिक्स नहीं होता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो ये अल्फा कणों की संख्या भी जेड पर निर्भर करती है। अर्थात ये भी उन्होंने कहा कि इस परमाणु में जो केंद्र है, जो धनावेश है, उसका मान फिक्स नहीं होता, कम ज्यादा होता रहता है। डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के परमाणु का वहां उपयोग किया है, उसी के आधार पर जो ये परसेंटेज हम बात कर रहे थे कि इतने अल्फा कण सीधे गुजर गए, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सभी में ये रहती है कि अधिकतर अल्फा कण सीधे जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने कोण से विचलित होते हैं, और कुछ अल्फा कणों में से एक 90 डिग्री से ज्यादा आता है, और बहुत सारे अल्फा कण जब आप लेते हैं तो एक अल्फा कण अपने पथ की ओर लौटता है। और सभी बातों का एक रिजल्ट निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उसके केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश होता है। अलग अलग परमाणु का धनावेश क्या होता है? अलग अलग होता है। देखो बच्चों भी न्यूट्रॉन की बात नहीं आ रही है, अभी तक न्यूट्रॉन की संकल्पना ही नहीं आई थी। न्यूट्रॉन की संकल्पना तो 1932 में जेम्स जैडविक ने दी थी। तो ये अभी तक तो यहाँ न्यूट्रॉन की कोई भी संकल्पना नहीं आई थी, अभी तक तो केवल और केवल नाभिक के अंदर प्रोटॉन को ही धनावेश के रूप में माना गया था। अब इसके बेसिस पे इन्होंने बच्चों कैसे ग्राफ बनाए कि मान लो 0 डिग्री पे इतने अल्फा कण थे, फिर 20 डिग्री पे इतने अल्फा कण हुए, 40 पे इतने अल्फा कण हुए, ऐसे अल्फा कण, और इन्होंने इस तरीके से एक पैराबोलिक परवलय का ग्राफ इन्होंने बना दिया। ये पूरा थोड़ा एक शेप ले लीजिए आप, है ना, पूरा शेप ले लीजिए, क्योंकि ग्राफ देखो बच्चों ये n व्युत्क्रमानुपाती क्या हो रहा है? 1/sin की घात, तो व्युत्क्रमानुपाती अलग ग्राफ आ रहा है और व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ इस तरीके से बनता ही है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस से बच्चों इन्होंने ग्राफ बनाया था, अपने प्रेक्षण के बेसिस पे ग्राफ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फटाफट से आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या, उसका आकलन किया था। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से नाभिक के आकार का आकलन किया गया था, यानी अल्फा कण नाभिक के कितना पास पहुंचा, हम उसको देखते हैं। उसी से अल्फा कणों का हम देखो बच्चों, ये अल्फा कणों का स्रोत है, ये लेड बॉक्स अपने पास है, ठीक है, पीवी बॉक्स है, इसी तरीके से लिया था। इसमें अल्फा कणों के स्रोत के रूप में हमने किसका यूज किया था बच्चों? बिस्मथ का यूज किया था। ये बिस्मथ है। यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग कितने बताए बच्चों? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिनिमम
एनर्जी अल्फा कणों की, ये मैक्सिमम एनर्जी है। यहां से अल्फा कण निकले बच्चों, ये परमाणु है और ये परमाणु का आपके पास केंद्र है। मैं मान लेता हूं कि बच्चों यहां तक पहुंचे हैं, वो यहां तक पहुंचे अपने पास, ठीक है। ये धनावेश है, नाभिक नहीं बोल रहा, ये धनावेश है, वो यहां तक पहुंचे अपने पास में। अल्फा कण यहां गए हैं और अल्फा कण कहां पहुंचे बच्चों अपने पास, इस पी बिंदु तक पहुंचे हैं। तो यहां से ये निकटतम पहुंच की दूरी ये कितनी मान लेता हूं बच्चों, r0 मान लेते हैं। इसी r0 का मान हमें ज्ञात करना है, यानी अल्फा कण कितने निकट पहुंचे हैं अपने पास में नाभिक के, उसी के आधार पर हमने नाभिक के आकार का आकलन करना सीखा है बच्चों। तो इस नाभिक का आकार का आकलन करने के लिए अल्फा कण गए और अल्फा कण यहाँ पर गए और मैं मानता हूँ लास्ट अल्फा कण यहाँ तक। कौन से अल्फा कण की बात कर रहा हूँ बच्चों, उस अल्फा कण की जो वापस से 180 डिग्री तक पहुंचा है, 180 डिग्री तक आए, क्योंकि 180 डिग्री वाला अल्फा कण ही सबसे क्लोज पहुंचा है। वो वापस रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण उसी के साथ हो रहा है। वो सबसे अधिक निकट नाभिक के कौन पहुंचा है, वो 10⁻6 अल्फा कणों में से वो अल्फा कण पहुंचा है जो वापस से 180 डिग्री पर रिटर्न होकर आए। तो हम यहाँ इस r0 का मान ज्ञात करें और इसके लिए बच्चों हम ऊर्जा संरक्षण का देख रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण से। और ऊर्जा संरक्षण से मतलब ये इनिशियली स्टेट का हो गया आपके पास में, प्रारंभ में हो गया, यहाँ से अल्फा कण निकला तब, और अंत में यहाँ पहुंचा तब। दोनों स्थितियों पर आपको क्या देख लेना है, अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति में कुल ऊर्जाओं के मान देख लेने हैं। कुल ऊर्जा क्या होगा बच्चों, गतिज ऊर्जा इनिशियल प्लस पोटेंशियल ऊर्जा इनिशियल प्रारंभिक की, गतिज ऊर्जा किसकी बच्चों, अंतिम की, फाइनल की, और स्थिति ऊर्जा किसकी, अंतिम की। ये मान आप बराबर कर दो तो r0 का मान निकाल सकते हैं। देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अब अल्फा कण कितने वेग से जा रहा है बच्चों हमें नहीं पता अभी, तो प्रारंभिक गति ऊर्जा के ही मान लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, गतिज ऊर्जा हमने एज इट इज मान ली, लेकिन स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, k Q1 Q2/r होता है, क्योंकि अल्फा कण आवेशित, धनावेशित, नाभिक धना और आवेशों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है। विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र k Q1 Q2/r होता है। अभी मैं यही लिख देता हूं कि तो k Q1 Q2/r, r का मतलब दूरी। हम ये प्रारंभिक ही यानी ये दूरी, यहां से अल्फा कणों की दूरी कहां से, नाभिक से। तो यहां से तो नाभिक का आकार बहुत छोटा, तो यहां से लेकर यहां तक की प्रारंभिक दूरी कितनी मानी जाएगी बच्चों, अनंत मानी जाएगी। तो ये दूरी अनंत होगी आपके पास में, बराबर गतिज ऊर्जा फाइनल की। तो बच्चों पी बिंदु पर जब वो पहुंचा है, तो पहुंचने के बाद वो रिटर्न हो रहा है, तो पी बिंदु पर जाकर बच्चों वो क्या हो चुका होता है, स्टॉप होगा। तो अंतिम स्थिति की गति ऊर्जा 0 होगी प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी क्या बता रहे, यहाँ कितना गतिज ऊर्जा अल्फा कणों का हमें नहीं पता, लेकिन ये अल्फा कण नाभिक से अनंत दूरी पर है, इसलिए यहाँ स्थिति ऊर्जा k Q1 Q2/r होगी। यह अल्फा कण पी बिंदु पर आकर स्टॉप हो गया, तो फाइनल पर गति ऊर्जा 0 होगी। स्थिति ऊर्जा क्या होगी बच्चों, k Q1 Q2 और दूरी, अल्फा कण यहाँ तक पहुंच चुका है, ये नाभिक है, तो ये अल्फा कण पहुंचा है, तो ये अल्फा कण कौन हो गया, Q1। ये नाभिक जो है वो क्या हो गया बच्चों, Q2। अब Q1 और Q2 के मध्य की दूरी क्या रहेगी, r0। इसे r0 का मान ज्ञात करना है। तो ये तो बच्चों गतिज ऊर्जा है अपने पास में, ठीक है। और किसी में भी अनंत का भाग लगेगा तो बच्चों 0 हो जाएगा, ये 0 है। अब देखें k Q1, ठीक है। Q1 कौन है बच्चों, अल्फा कण है, यहाँ लिख देता हूं मैं, साइड में लिख देता हूं, Q1 अल्फा कण है। अल्फा कणों का आवेश कितना होता है बच्चों, 2e के बराबर होता है। फिर आपने 2e जानते हैं भाई, 2 हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण कौन होता है, 2He4 H++ होता है भाई। यहां हम बात करें Q2 कौन है बच्चों, नाभिक है, नाभिक का आवेश कितना, Ze, प्रोटॉन का आवेश होता है। तो ये मान यहाँ रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, k तो रख दिया हमने, Q1 का मान क्या होगा बच्चों, 2e, ये Ze और ये क्या हो गया, r0 का मान चाहिए हमें। तो यह गति ऊर्जा क्या होगी बच्चों, 2 बाहर ले लेते, kZe²/r0। तो r0 कितना हो गया, 2kZe² गतिज ऊर्जा हो गई। तो यहां से आप बात देखें,
यह से हम बात देखते हैं कि यह सारी गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अल्फा कण जब गति करके आता है और नाभिक के जब अत्यंत पास में पहुंचता है तो अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, कारण बताइए। कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, स्थिर वैद्युतिकी में है। क्या कारण है बच्चों कि जब यहाँ पहुंचा, इसके बाद धनावेश, इसके पास धनावेश, और इसके पास पहुंचने में धनावेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और धनावेश के विरुद्ध किया गया कार्य, सॉरी प्रतिकर्षण पे वापस बात करता हूं ना। ये अल्फा कण आया आया आया, कैसा आवेश रख रहा है, धनावेश। नाभिक के पास कैसा आवेश है, धनावेश। धनावेश धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अल्फा कणों को नाभिक के पास ले जाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या कार्य, स्थितिज ऊर्जा में चेंज होता है। इसलिए गतिज ऊर्जा यहाँ की स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो यहाँ बच्चों आर नोट का मान आ गया। अब आर नोट कितना, देखो निकटतम पहुंच, निकटतम पहुंच का मतलब हो गया कि बच्चों इस आर नोट का मान काफी कम होना चाहिए। कितना ज्यादा पास पहुंचेगा, जितना ज्यादा पास पहुंचेगा उतना ही नाभिक के आकार का आकलन सटीक होगा। तो आर नोट जितना कम होगा उसके लिए गति ऊर्जा आपको उतनी ही अधिक रखनी पड़ेगी। तो अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक गति ऊर्जा होने पर नाभिक के पास में अल्फा कण अत्यंत पास में पहुंचेगा। अब कितना पास पहुंचा उसका आकलन भी हम कर लेते हैं। उसका आकलन कैसे कर रहे हैं बच्चों, वो देखिए। हमें आर नोट का मान ज्ञात करना है। जो आर नोट का मान गीगर और मार्सडेन ने ज्ञात करके बताए वो हम ज्ञात कर ले, इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर ले। तो देखे, देखो आर नोट कम होना चाहिए। इसके लिए 2 के का मान बच्चों 9 × 10⁹ होता है। जेड है, जेड कौन है बच्चों, ये कौन था, गोल्ड फॉल। और गोल्ड के लिए जेड कितना होता है, 79 ओरम बोलते हैं हम इसको। तो जेड 79 हो गया। ई 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ये उदाहरण आपके पास एनसीईआरटी में बच्चों 2 दे रखा है ये, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं यहां बार बार आपको कह रहा हूं कि अधिकतम क्योंकि आपको आर नोट सबसे कम चाहिए, तो सबसे कम आर नोट होगा तो गति ऊर्जा क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा होनी चाहिए। और गति ऊर्जा यहां से जो अल्फा कण निकलता है उसकी गति ऊर्जा सबसे ज्यादा कितनी होती है बच्चों, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये दिखाई दे रहा है क्या बच्चों आपको, ये ठीक है, चल रहा है काम। तो ये अपने पास में गति ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होगी, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.7 मेगा यानी 10⁻6 जूल में चेंज कर रहा हूं बच्चों, और 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट मान आया 30 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इन्होंने कहा कि लगभग नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। अब ये बताइए क्या आर नोट के बराबर नाभिक हो सकता है क्या अल्फा कण नाभिक के अंदर जा सकता है क्या, नहीं नहीं नहीं। यानी इस आर नोट का मान जो है बच्चों नाभिक के आकार से थोड़ा ज्यादा है। यानी नाभिक का जो आकार है बच्चों, नाभिक का जो आकार है वो आर नोट से कम है। देखो अल्फा कणों की नाभिक से निकटतम पहुंच, तो नाभिक ये एक्यूरेट या नहीं है, लेकिन ये आइडिया लग गया कि नाभिक का आकार बहुत छोटा है और इस आर नोट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये हमने आर नोट का मापन कर दिया। यानी निकटतम पहुंच के लिए आर नोट का कम मान के लिए गति ऊर्जा क्या होनी चाहिए बच्चों, अल्फा कणों की अधिक होनी चाहिए। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं बच्चों संघट्ट प्राचल। अब देखते हैं बच्चों संघट्ट प्राचल, जिसको इम्पैक्ट पैरामीटर भी कहते हैं, स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा क्या होगी बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई मैं। तो देखते हैं बच्चों, ये अपने पास में अल्फा कणों का स्रोत है, ये स्रोत है। बिस्मत ले रखा था, अल्फा कण यहां से निकले हैं। मैं 3 अल्फा कण ले लेता हूं बच्चों। ये पहला अल्फा कण अपने पास से सीधा चला गया, या मान लो थोड़ा सा विचलित हो गया, ठीक है, चलो सीधा मान लेते हैं। ये ऐसे चला गया, ये नाभिक मान लेते हैं। और ये वो अल्फा कण है जो बिल्कुल केंद्र पर है, ये वो अल्फा कण है, ये वो अल्फा कण है जो बच्चों बिल्कुल केंद्र की साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये अल्फा कण बच्चों यहाँ प्रारंभ में रहेगा, प्रारंभिक स्थिति अल्फा कण की यही रहेगी।
परिभाषा समझे तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे हम। और यहाँ संगत प्राचल से ये भी देखते हैं कि बच्चों जो अल्फा कण निकलते हैं वो किस शेप में यहाँ अति परवलयाकार रहते हैं, क्योंकि इसके प्रेक्सपे का पथ भी बताया गया है। तो इसका पथ अति परवलयाकार रहता है, इस तरीके से ऐसे जाता है, मैग्नेटिज्म इसका अति परवलयाकार पथ होता है। तो बच्चों होती क्या है, परिभाषा क्या होती है कि जो भी अल्फा कण है उसकी प्रारंभिक स्थिति से उसके प्रारंभिक जो वेग इसका है, प्रारंभिक वेग बच्चों यही रहेगा, इनिशियली यही रहेगा अल्फा कण। तो अल्फा कण का प्रारंभिक वेग यही पर रहेगा, अल्फा कण का प्रारंभिक वेग यही रहेगा। और ये जो केंद्र है, ये जो नाभिक का केंद्र है, इस नाभिक के केंद्र से इन अल्फा कणों की जो दूरियां होती है, ये जो लंबवत दूरी होती है, कैसी दूरी है बच्चों, ये जो लंबवत दूरी होती है, इन्हीं लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, संगत प्राचल कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, जिसको हम स्मॉल b से लिखते हैं। यानी ये जो आपके पास में नाभिक के केंद्र है, इस नाभिक के केंद्र से इन अल्फा कणों के पथ पर, ये अल्फा कण है, ये भी अल्फा कण है, इन अल्फा कणों के पथ पर ये जो लंब बनाया जाता है, जो परपेंडिकुलर बनाया जाता है, जो लंबवत दूरी होती है, इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर या संगत प्राचल कहते हैं। ये बच्चों दूरी जीरो भी हो सकती है, कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि ये दूरी क्या है, ये केंद्र है, तो ये बच्चों ये जो दूरी है, चाहे ये दूरी हो सकता है ये भी 90 डिग्री हो, लेकिन बच्चों ये अपने पास में संगत प्राचल नहीं होगा। संगत प्राचल तो अल्फा कण के प्रारंभिक से इस नाभिक के केंद्र से जो लंबवत दूरी होगी वो संगत प्राचल होगा। ये तो अपने पास निकटतम पहुंच की दूरी क्या रहेगी, r0 ही रहेगी। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है kz स्क्वायर कोट स्क्वायर θ/2 बटे में गतिज ऊर्जा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यह b समानुपाती क्या होता है, कोस स्क्वायर θ/2 होता है। और चीज हम देखते हैं, यदि बच्चों अपने पास में नॉर्मली, चलो ये 3 अल्फा कण की बात करते हैं, 1 2 और 3, हम 2 नंबर के अल्फा कण की बात कर रहे हैं, 2 नंबर अल्फा कण की बात हम करते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का अल्फा कण कैसे जा रहा है बच्चों, बिल्कुल सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो यह b कितना होगा बच्चों, 0 रहेगा, क्योंकि इस अल्फा कण के केंद्र से इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी अपने पास, 0 रहेगी। इसकी कोई भी दूरी नहीं है ना अपने पास में, इस अल्फा कण की तो दूरी है, इस अल्फा कण की तो दूरी है, लेकिन दूसरे वाला की कोई भी दूरी नहीं है। तो यह b कितना रहेगा, 0 रहेगा। और b 0 रहेगा तो थीटा कितना रहेगा, 180 डिग्री, क्योंकि बच्चों ये अल्फा कण सीधा जाएगा, केंद्र पर जाएगा तो वापस से रिटर्न लौटेगा, और वापस से रिटर्न लौटेगा तो यहाँ b 0 रहने पर यहाँ परकिरण कोण 180 डिग्री रहेगा। दूसरा हम बात करें, हम पहले की तीसरे की बात कर लेते हैं, या ये कह लेते हैं कि b बहुत ज्यादा है बच्चों किसकी तुलना में, r0 की तुलना में। b जो है वो r0 की तुलना में बहुत ज्यादा है, निकटतम पहुंच की दूरी से ज्यादा है। तो बच्चों यदि b r0 से बहुत ज्यादा होगा तो अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि नाभिक से बहुत ज्यादा अधिक दूरी पर कौन रहेंगे, अल्फा कण रहेंगे। तो इस कंडीशन में थीटा कितना डिग्री रहेगा, 0 डिग्री, नो डिफ्लेक्शन। यानी b का मान यदि बहुत ज्यादा होगा, b का मान किससे ज्यादा होगा, r0 से, r0 से ज्यादा, r0 कौन है, नाभिक का लगभग साइज है, इससे भी ज्यादा है b, यानी अल्फा कण r0 से अधिक दूरी पर है, और अधिक दूरी पर होगा तो प्रतिकर्षण नहीं होगा, अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। तो ये वाले अल्फा कण जैसे मान लो बच्चों सीधे निकल रहे हैं, तो ये अल्फा कण यदि सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि r0 बहुत कम है, b बहुत ज्यादा है, थीटा यहाँ कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ये अपने पास क्या है बच्चों, संगत प्राचल, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ अल्फा कणों का परकिरण जब होता है तो प्रेक्सपे का पथ भी कैसा होता है बच्चों, अति परवलयाकार होता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को दिमाग में रखना है, हम इसकी सहायता से कैलकुलेशन कर सकते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो ये अपने पास रदरफोर्ड का क्या है बच्चों, परमाणु मॉडल है। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बच्चों कुछ कमियां रही, कुछ ड्रॉबैक्स रहे। क्या बोल रहा हूं बच्चों, कुछ ड्रॉबैक्स रहे, कुछ कमियां रही, लेकिन वो कमियों को हम इसमें नहीं पढ़ेंगे भाई, इस क्लास में कमियों को नहीं पढ़ेंगे, हम रदरफोर्ड को ही पढ़ेंगे। कमियों क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों उन्हीं कमियों को देखते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल तैयार किया था। 2 साल इसी प्रयोग का इन्होंने स्टडी किया था नील्स बोर ने, और अपना अलग परमाणु मॉडल उन्होंने, अलग का मतलब इनकी जो कमियां रही उनको दूर करते हुए कुछ परमाणु मॉडल के आगे की बातें इन्होंने डिस्कस की थी, किसने, नील्स बोर ने। तो वो कमियां क्या रही,
उन कमियों को कैसे नील्स बोर ने सही किया वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में बच्चों पूरी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को देखते हुए हम नील्स बोर ने किस तरीके से उसका वर्क किया हम उसका स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। थैंक यू।